गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, और यह चैप्टर शंकर दयाल शर्मा जो हमारे 9वें राष्ट्रपति थे उन्होंने लिखा हुआ है। तो उसमें हमने देखा कि जो लाल बहादुर शास्त्री है वो अपने कर्म के आधार पर ही अपने कार्य करते थे, और उनके साथ उन्हें यह भी लगता था कि वह अपने कार्य से जुड़े रहते थे, अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते थे। वो अपने कर्म को ही ईश्वर मानते थे। जो वो कर्म करते थे उसकी अपेक्षा, फल की अपेक्षा कभी भी नहीं रखते थे, बल्कि वो उनसे उपेक्षित रहते थे। और साथ ही हमने देखा था कि गीता के निष्काम कर्मयोगी, निष्काम माने जिस फल की इच्छा न रह, जिस कर्म के फल की इच्छा न रहे उसे निष्काम कर्मयोगी कहते हैं। तो ऐसे ही कर्मयोगी के बारे में हमें जाना था। तो वो अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था रखते थे और उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव रखते थे, और साथ ही जो कर्म करते थे उसमें संपूर्ण समर्पण रखते थे। ये 3 बात उसमें देखने को मिलती थी। किसमें? लाल बहादुर शास्त्री में देखने को मिलती थी। और उन्होंने अपने एक वक्तव्य में भी कहा था कि किस प्रकार आप कोई भी क्षेत्र में हो, अगर आप उसमें अपना संपूर्ण डेडिकेशन, अपना भाव नहीं रखोगे तो तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। और शास्त्री जी अपने कार्य में संपूर्ण डेडिकेशन और उसके प्रति भाव रखते थे, इसीलिए वो कभी फेल नहीं हुए हैं। फिर यहाँ पे शंकर दयाल शर्मा जी कहते हैं कि किसी भी देश, समाज, व्यक्ति के विकास का रहस्य उसकी भक्ति और कर्म के सिद्धांत पर ही रहती है। यह हमें लाल बहादुर शास्त्री में देखने को मिलती थी। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम अजोड़ उदाहरण था। ये गुण उनके केवल कार्यों में दिखाई नहीं पड़ते थे, बल्कि उनके जीवन में भी ये गुण देखने को मिलते थे। शास्त्री जी अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लाभ के लिए कार्य करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तब देश की भागदौड़ संभालने की जिम्मेदारी शास्त्री जी के सिर पर आ गई, और बाखूबी उन्होंने ये जिम्मेवारी उठाई थी। और तभी सभी को पता चल गया था कि यह व्यक्ति है जो हमारे देश को संभाल सकता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। तो शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। देखो, सामान्य परिवार में पैदा हुए, सामान्य परिवार के रीत से बड़े हुए, तो जब प्रधानमंत्री बने तब भी वो एक सामान्य व्यक्ति बनकर ही रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करता है। लिखेंगे, शास्त्री जी
के व्यक्तित्व में विनम्रता, सादगी, विनम्रता, सादगी और सरलता शास्त्री जी के व्यक्तित्व में विनम्रता, सादगी और सरलता देखने को मिलती थी। शास्त्री जी के व्यक्तित्व में विनम्रता, सादगी और सरलता देखने को मिलती थी। वो उनके प्रति एक आकर्षण होता, सभी लोग उसके रहन सहन देखकर सभी उससे मोहित हो जाते थे। जैसे कि अब्दुल कलाम भी ऐसे ही एक उदाहरण है। वो भी कभी किसी के सामने नीचे बैठ जाना वो संकोच नहीं समझते थे। बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे तो वो कभी अपने आप को निम्न नहीं समझते थे। ये पाठ हमने जब अब्दुल कलाम का पाठ पढ़ा, जो चर्चा पढ़ी थी हमने, उसमें भी देखा था कि किस प्रकार से वो अपना जीवन सादगी से गुजारते थे। वो कभी भी स्टेज पर नीचे बैठ जाने को बोलो तो कभी वो हिचकिचाहट नहीं समझते थे। तो इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री भी अपने जीवन में बहुत ही सादगी और सरलता से जिए हुए हैं। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। किसमें पढ़ाई छोड़ दी। सन 1921 में पढ़ाई छोड़ दी। विनम्रता, यहाँ पे दिया गया विनम्रता। विनय, विनय, प्रभाव, असर, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि शंकर दयाल शर्मा जी ने कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जितने सादगी से रहते थे, मानो कि गांधी जी जैसे रह रहे थे वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री रहे थे। इसी से गांधी जी से प्रभावित होकर ही सन 1921 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा है कि जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। किनके आदर्शों पर चले? डॉक्टर भगवान दास और गांधी जी के आदर्शों पर वो अपना जीवन गुजारते थे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की यह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। विनम्र माने विनय, बाइबल माने ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ, और वारिस माने उत्तराधिकारी।
वारिस माने रक्षक। उत्तराधिकारी। तो यहाँ पे बाइबल की एक उक्ति शंकर दयाल शर्मा को सही लागू पड़ती हुई लग रही है कि जो विनम्र लोग होंगे, जो विनयी लोग होंगे, वही पृथ्वी के रक्षक बनेंगे। विनम्र ही के वारिस होंगे। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। ये मैं जो लिख रही हूँ आपको नोट में लिखते जाना है, और आप लिखते नहीं हो तो आपकी टेक्स्ट बुक या आपके मटेरियल में जो टेक्सचुअल विभाग दिया गया है, जो टेक्स्ट दिया गया हुआ है, जो चैप्टर दिया गया, उसके नीचे अंडरलाइन करते जाना है। क्योंकि ये जो मैं करवा रही हूँ, आपको पूरा पाठ याद न रहे तो कुछ नहीं, लेकिन जब कभी आप रीड करो तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। स्वतंत्र संग्राम में 17 वर्ष की उम्र में शामिल हुए थे। स्वतंत्र संग्राम में 17 वर्ष की आयु में प्रवेश किया। स्वतंत्र संग्राम में 17 वर्ष की आयु में प्रवेश किया। माने कि 17 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर, गांधी जी के कहने पर पढ़ाई छोड़कर देश को आज़ादी की दिलवाने में वो शामिल हो गए थे। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। काशी विश्वविद्यालय में अभ्यास पूर्ण किया, उसके नीचे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हुए। ये सारी जो चीज़ें हैं वो याद रखनी पड़ेगी, ईयर याद रखने पड़ेंगे। तो सन 1926 में लोक सेवा मंडल में शामिल हुए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। लोक सेवा मंडल, यदि ये पूछा जाता है कि 1926 में शास्त्री जी किसमें शामिल हुए, तो लोक सेवा मंडल में शामिल हुए और जिनके सदस्य वो जीवन भर रहे थे। इसमें शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। अछूतोद्धार, अनटचेबल जो व्यक्ति थे, उन्होंने उद्धार के बारे में वो कार्य करने लगे थे। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक का कानून तोड़ो
आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। 1930 नमक का कानून तोड़ो आंदोलन। नमक का कानून तोड़ो आंदोलन जेल जाना पड़ा, जिसमें उन्होंने जेल भी जाना पड़ा था। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा जो शुरू हुई वो सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। 12 वर्षों के दौरान 7 बार जेल गए। 12 वर्षों में 7 बार जेल गए। आह्वान कहा था ना, गांधी जी के आह्वान पर। आह्वान माने ललकारना, चुनौती। चुनौती। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी, कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी तीव्र इच्छा थी, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ललक माने तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 के किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी थी। सॉरी। तो सन 1926, सन 1930, सन 1942 और सन 1932 ये सारी चीज़ें जो है वो हमें याद रखनी है कि 1926 में लोक सेवा मंडल में शामिल हुए, 1930 में जब नमक का कानून तोड़ो आंदोलन में पहली बार जेल गए थे, फिर 12 साल में 7 बार जेल गए, फिर 1942 में वो 3 वर्ष जेल में रहे थे और साथ में 1932 में किसान आंदोलन में वो जेल गए थे। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। यदि पूछा जाए कि शास्त्री जी की सबसे लंबी जेल यात्रा कौन सी थी, तो बोला जाएगा कि 1942 की जेल यात्रा उनकी सबसे बड़ी 3 वर्ष की जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे। शास्त्री जी गांधी जी के बताए मार्ग पर चल रहे थे
और साथ ही लोगों की सेवा करने का अवसर भी वो नहीं चूकते थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। 1935 में सन 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी कमेटी में शामिल हुए। और 1938 तक वो रहे। उन्नीस सौ 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बना दिए गए और सन 1938 तक वो वहाँ रहे, इस पद पर आसीन रहे। किसान के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसीलिए सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। वो प्रधान बनाए गए, हेड बनाए गए। किसानों से उनको विशेष लगाव था, इसीलिए एक किसानों को कैसे बेहतर बनाया जाए उस पर एक अध्ययन हुआ, जिसमें वो हेड के रूप में शामिल हुए। कब? 1936 में। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। जमींदारी पहले के समय में ऐसा होता है, जो जमीन में खेती करता है उसी की जमीन, तो ये जो नियम था उसे नाबूद करने की बात यहाँ पे की गई थी। उन्मूलन जड़ से नष्ट करना। जड़ से नष्ट करना। तो उस रिपोर्ट में शास्त्री जी ने जो जमींदारी के ऊपर जो नियम था उसको पूरी तरह से नष्ट करने का सुझाव दिया गया था। इसके बाद 6 वर्ष तक इलाहाबाद नगरपालिका से किसी न किसी रूप से जुड़े रहे। छह वर्षों तक इलाहाबाद नगरपालिका से जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव में भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और
चिंतन को नागरिकों की समस्या से निकट से परिचित करवाया। जब तक वो नगर पालिका में जॉब करते थे तब तक वो लोगों को और करीब से जान सके, उनकी तकलीफ़ों के बारे में जान सकेंगे, परिचित हो गए थे, उनकी समस्याओं से परिचित हो गए थे। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ इलाहाबाद नगर पालिका ने जनसेवा का अनुभव जोड़ दिया था। वो एक सामान्य परिवार से थे, ग्रामीण में से आए थे, इसीलिए उनका अनुभव ज़्यादा था इसमें, और साथ में नगर पालिका ने अनुभव जोड़ दिया तो वो उस पर सही रूप में कार्य करने लगे थे। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित हो गए थे। इसी वजह से शास्त्री जी देश की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसके बारे में वो समझ सकते हैं, उसका निराकरण भी कर सकते हैं। माने जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वो आराम से कर सकते थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। 1937 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के रूप में उनको निर्वाचित किया, माने कि उसमें बहुमत द्वारा चुने गए। निर्वाचित बहुमत द्वारा चुना हुआ। बहुमत द्वारा चुना गया। तो बहुमत द्वारा चुना हुआ वो सही रूप में यहाँ में हमको देखने को मिलता है। और सही मायने में यही शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई थी, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ श्रीमती इंदिरा गांधी के उन्हें अपने राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरे राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। तो इंदिरा गांधी भी इनको गुरु मानते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी उन्हें अपना गुरु समझते थे। उन्हें अपना गुरु समझते थे। तो देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी
भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। पहले वो इलाहाबाद में ही थे, बाद में दिल्ली केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। पहले वो उत्तर प्रदेश में थे, बाद में वो दिल्ली शासन पर, जो हमारी कैपिटल है, वहाँ पे आए। वो केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए केंद्र में आए और वहाँ पे उन्होंने कौन कौन से पद संभाले? तो रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और में मंत्री पद पर आसीन थे। कौन कौन से में शामिल हुए थे? तो कहते हैं कि रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में वो मंत्री पद पर रहे थे। तो परिवहन सही मायने में मतलब सच्चे अर्थ में वास्तव में समापन, समाप्ति, फिर है परिवहन, माने ट्रांसपोर्ट, एक सामान को दूसरी जगह पे ले जाने की व्यवस्था। परिवहन माने ट्रांसपोर्टेशन और संचार माने संदेशा व्यवहार, टेलीफोन है। तो इसके बारे में अब तक हमने देखा था कि आज हमने देखा कि शास्त्री जी के व्यक्तित्व में विनम्रता, सादगी और सरलता देखने को मिलती थी। सन 1921 में गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। तभी शंकर दयाल शर्मा को उनके एक चरित्र को देखकर एक पंक्ति याद आ गई बाइबल की कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। फिर स्वतंत्र संग्राम में 17 वर्ष की आयु में प्रवेश किया था, जिसमें 17 वर्ष की आयु में प्रवेश किया था। गांधी जी के आह्वान पर स्कूल छोड़कर वो स्वतंत्र संग्राम में शामिल हो गए थे। बाद में काशी विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी
अभ्यास पूर्ण किया था। सन 1926 में लोक सेवा मंडल में वो शामिल हुए, जिससे वो जीवन भर सदस्य रहे। 1930 नमक का कानून तोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, जिसमें उन्हें जेल जाना पड़ा। 12 वर्षों में 7 बार वो जेल गए थे। 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में चुने गए और 1938 तक वो वहाँ पे रहे। और 1942 में उन्होंने सबसे लंबी जेल यात्रा 3 साल की थी। बाद में 6 वर्षों तक वो इलाहाबाद नगर पालिका से जुड़े रहे। उनमें वो ग्रामीण इलाके में से आए थे, इसीलिए और सामान्य परिवार के संस्कार मिले थे, और साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका के कई सारे हिस्से में मंत्री के पद में रहने के बाद वो नागरिक से, व्यक्तियों से काफ़ी अटैच हो गए थे और उनकी छोटी छोटी समस्याओं के बारे में समझने लगे थे और उनका निराकरण भी वो करने लगे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना गुरु माना था। क्या माना था? गुरु माना था। उत्तर प्रदेश में वो गृह मंत्री के पद पर रहे थे। बाद में नेहरू जी के कहने पर वो केंद्र में आए और केंद्र में रेल परिवहन माने ट्रांसपोर्टेशन, संचार माने टेलीफोन, वाणिज्य, उद्योग और गृह में मंत्री के पद पर आसीन रहे थे। वो अपना जीवन बिल्कुल सादगी और सरलता से जीते थे। यहाँ तक एक बार रीड कर लो। रीड कर लिया? तो अब आज हम यहाँ तक ही रखेंगे। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसके बाद और कौन कौन से कार्य और किस तरह से वो एक राष्ट्रपति के पद तक पहुंचते हैं, उसके बारे में हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का होमवर्क है आज का होमवर्क है क्वेश्चन चैप्टर 4 के अभ्यास के अभ्यास के
क्वेश्चन नंबर 4 जो है, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। जो लिखा गया है वही का वही डिटो का डिटो आपको लिखकर भेजना है। तो यहाँ तक हम रखते हैं और स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 फेयर बुक में लिखे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? दूसरा क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? 2, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? ये 3 क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में लिखकर भेजने हैं। और जो आपको शाला मित्र ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसमें आपको स्वाध्याय अभ्यास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में और जानकारी लेने के लिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय।